children, welcome to ASA Education. आज हम करेंगे चैप्टर 3 Why do we need a parliament? पॉलिटिकल साइंस बोर्ड ग्रेड 8 से। हम लोग जो इंडिया में हैं, हमें गर्व होता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है। एक ये जो विचार है कि डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहिए और सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि सिटीजन्स जो हैं यानी जो नागरिक हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर डेमोक्रेसी बनाती हैं और इसको सबसे अच्छा दर्शाया जाता है जो हमारा इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट का। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट हमें एक राइट देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कि हम भी हिस्सा ले सकें डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल कर सकें गवर्नमेंट को। इसी से ये सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल बनता है इंडियन डेमोक्रेसी का और सबसे मुख्य फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक इम्पोर्टेंट पैरा है। अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, व्हाई शुड पीपल डिसाइड? लोग डिसाइड क्यों करें? इंडिया जैसा कि हम जानते हैं आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले जो है एक बहुत ही लंबा मुश्किल भरा स्ट्रगल चला, संघर्ष हुआ। इसमें कई सारे सेक्शन जो सोसाइटी के थे उन्होंने हिस्सा लिया। लोग अलग अलग बैकग्राउंड के इस स्ट्रगल को ज्वाइन कर रहे थे और वो काफी हद तक प्रभावित थे। जो विचार थे आज़ादी को लेकर, समानता को लेकर या हिस्सेदारी को लेकर कोई भी डिसीजन जो लिया जा रहा है उसमें। कॉलोनियल रूल के अंडर जो लोग थे वो डर के माहौल में जी रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और उनसे कई बार जो उनके डिसीजंस होते थे उनसे सहमत नहीं थे, पर उनको जो है बहुत खतरा झेलना पड़ता था अगर वो जरा सा भी उनके डिसीजंस की आलोचना करते थे। पर ये जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ इसने जो सिचुएशन थी उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। अब नेशनलिस्ट खुल के क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपनी डिमांड्स रखते थे। 1885 की अगर बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ये डिमांड रखी कि कुछ चुने हुए मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर, उनके पास ये अधिकार हो कि वो बजट को डिस्कस कर सके और सवाल पूछ सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ने अलाउ किया कि कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। जो पहले के लेजिस्लेचर्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो किसके रिस्पॉन्स में होते थे कि जैसे जैसे नेशनलिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है उसके रिस्पॉन्स में वो जो है शुरुआत के लेजिस्लेचर्स में चेंजेस करती थी। पर ये नहीं उन्होंने अलाउ किया था कि सारे एडल्ट्स जो हैं वो वोट डालेंगे या वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेंगे डिसीजन मेकिंग में। अब आपने जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा कॉलोनियल रूल का या जो पार्टिसिपेशन था अलग अलग लोगों का स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए, वो कहीं ना कहीं कुछ शंका छोड़ देता है जो नेशनलिस्ट है उनके माइंड में कि क्या सारे लोग जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हैं वो सब हिस्सा ले पाएंगे डिसीजन मेकिंग में। जैसे जैसे आज़ादी आई हम लोग जो है अब सिटीजन्स हो गए एक फ्री कंट्री के। इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जो चाहे अपनी मर्जी का करे। इसका मतलब गवर्नमेंट को भी जो है कहीं ना कहीं संवेदनशील होना पड़ेगा। जो लोगों की ज़रूरतें हैं, लोगों की मांगे हैं, जो भी ड्रीम्स थे, जो भी आकांक्षाएं थी इस फ्रीडम स्ट्रगल की, वो सबसे ज़्यादा ठोस रखी गई। सॉल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर उनको इतना ठोस बनाया गया कि वो जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का है उसको भी इसमें अपनाया कि सारे जो एडल्ट हैं सिटीजन्स के उनके पास अधिकार होगा वोट डालने का। अब आते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो टेक ऑफ पॉइंट था डेमोक्रेसी का वो था आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी कि लोगों की सहमति या विचार, सहमति का जो विचार था। जो भी लोगों की उम्मीदें हैं, अप्रूवल जरूरी है, पार्टिसिपेशन लोगों का जरूरी है। ये डिसीजन जो लोगों का था यानी कि लोगों द्वारा जो लिया हुआ डिसीजन था इसी ने जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया और डिसाइड करा कि कैसे उसकी फंक्शनिंग होगी। बेसिक आइडिया जो इस तरह की डेमोक्रेसी का था वो ये था कि चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी नागरिक हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और प्रिंसिपल जो है मतलब एक तरह से कहा जाए सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो जो है गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको जो है सिटीजन का ट्रस्ट होना सबसे ज़्यादा मस्ट है। इस ओवरऑल पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें हमने हर एक नागरिक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान माना है और चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे भी कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो उसे इन नागरिकों का एक भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है।
अब कैसे इंडिविजुअल जो है अप्रूवल देगा गवर्नमेंट को? एक तरीका तो ये है, जैसा आपने पढ़ा कि इलेक्शंस के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने पार्लियामेंट के लिए, फिर उन एक ग्रुप जो है उनमें से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है चुनेगा और फिर वो जो है गवर्नमेंट बना लेगा। पार्लियामेंट जो है, जो कि मिली बनी हुई है इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, वो कंट्रोल करती है और गाइड करती है गवर्नमेंट को। इस सेंस में लोग जो हैं वो अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ एक तरह से कंट्रोल करते हैं। जो एक आइडिया है अभी बताया गया रिप्रेजेंटेशन का, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थीम है आपकी क्लास 6th में और 7th में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स के अंदर। आप फैमिलियर हैं कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के। अब इन आइडियाज़ को रिकॉल करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। अब आपको यहाँ दिया गया है, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन्स गेट इलेक्टेड। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है एमएलए कौन होते हैं और उनको कैसे चुना जाता है। आपको डिस्कस करना है टीचर के साथ डिफरेंस क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में और पार्लियामेंट यानी लोकसभा में। फिर है लिस्ट जो दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि वर्क जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। जैसे डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का कि वो मेंटेन पीसफुल रिलेशंस चाइना के साथ करे, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का? आप बता सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। डिसीजन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कि वो डिसकंटिन्यू कर दे बोर्ड एग्जाम्स क्लास 8th के स्कूल्स के अंदर इस बोर्ड के अंतर्गत, तो ये स्टेट बोर्ड का काम है। इंट्रोडक्शन नई ट्रेन कॉन्सेप्शन कनेक्शन का अजमेर और मैसूर के बीच में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इंट्रोडक्शन न्यू 1000 रुपी नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काम जो है इसमें ये बताते हैं कि कौन सा काम किस किस का है। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एमएलएस, रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हमारे टाइम पे होती थी उनको यूजुअली रेफर किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के तौर पर। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के अंदर लोग जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करते डायरेक्टली, पर उसकी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ये जो एमएलएज हैं ये मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहलवा सकती जब तक कि उसको अलाउ करा जाए बोलने का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है हर एडल्ट सिटीजन जो है कंट्री के अंदर उसे वोट डालने का अधिकार है। फिर है आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पंचायत में हो, विधानसभा में या पार्लियामेंट, वो एक फिक्स पीरियड जो 5 साल का है उसके लिए चुने जाते हैं। क्यों हमारे में ये सिस्टम बनाया कि जहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो एक फिक्स पीरियड के लिए चुने जाते हैं और लाइफ के लिए नहीं? इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप सोचिए कि अगर पूरे टाइम के लिए बना देंगे और वो जो है कहीं उसकी जो नीतियाँ बनाई हुई हैं वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो ऐसे में अगर उसको उतारने का कोई प्रावधान ही नहीं होगा तो फिर लाइफ लॉन्ग के लिए आपको उसी आदमी के अकॉर्डिंग, उसी की नीतियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं अदर वेज में और इलेक्शंस के थ्रू नहीं, ताकि अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल दिखा सकें जो भी एक्शंस हैं गवर्नमेंट के। तो आप बता सकते हैं 3 वेज कौन से हैं? एक स्मॉल स्किट के थ्रू, ये आपको नाटक के थ्रू बताना है। ये पार्लियामेंट दिया हुआ है, ये अंदर दिखाया गया है पार्लियामेंट का। सबसे टॉप पे आपको संसद यानी पार्लियामेंट बताई गई है। ये हमारा सुप्रीम लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट से, ये राज्यसभा है आपकी, और इसमें टोटल स्ट्रेंथ होती है 245 मेंबर्स की, और इसको चेयर करते हैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट। वहीं पे जो लोकसभा है ये आपकी लोकसभा है और ये हाउस ऑफ द पीपुल है। इसकी टोटल मेंबरशिप 545 मेंबर्स की होती है और यहाँ पर बैठते हैं स्पीकर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ पार्लियामेंट। ये करते हैं अगले वीडियो में।